हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेरे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। इसके पहले प्रकाश का परावर्तन हमने कराया था। परावर्तन संबंधित जैसे बच्चों आप लोगों ने गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र पढ़ा है ना, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों यदि आप लोग क्रम से नहीं पढ़ाई करोगे तो आगे चल करके दिक्कत होगी और एग्जाम टाइम में फिर कहोगे सर ये हमसे नहीं बन रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि क्रम से जरूर देखें। आज हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक की निर्भरता, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक होते जो एनसीईआरटी में नहीं होते लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, जैसे आप लोग वास्तविक गहराई और आभासी गहराई इसी प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत पढ़ोगे, जो कि बच्चों 2025 में एमपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था और एनसीईआरटी में आपको थ्योरम नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो मैं करा रहा हूं उनको एक एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। परावर्तन के बारे में क्या था सर कि प्रकाश किसी सतह से टकराती और वापस हो जाती है, ये आपका परावर्तन था बच्चों। लेकिन प्रकाश जब किसी सतह से टकरा करके दूसरे माध्यम में चली जाए, विचलित हो जाए अपने मार्ग से, वो आपका अपवर्तन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ठोस सतह है ना, प्रकाश किरण आई, टकरा करके उसी माध्यम में वापस हो गई। जैसे आप लोग बचपन में प्रैक्टिकल करते रहे होंगे कि धूप में खड़े होकर के शीशा लेकर के घर के अंदर तक रोशनी को भेज देते रहे होंगे, या घड़ी के माध्यम से किसी आंख है ना तक प्रकाश किरण को पहुंचाना, है ना। ऐसे नहीं बोलते कि चकाचौंध कर दिया, अचानक से प्रकाश किरण उसके पूरे आंख में आ जाता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। अंधेले में यदि आप कमरे के अंदर बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है, धूप है, घर से बढ़िया आप लोग सूर्य की दिशा से पहले लो और फिर डायरेक्शन को चेंज कर दो, तो टकरा करके कमरे के अंदर तक वो प्रकाश किरण चली जाती है। ये परावर्तन की घटना थी बच्चों आपके दैनिक जीवन में, है ना, अच्छे तरीके से देखे होंगे। जैसे दर्पण में ही अपना प्रतिबिंब देखते हो तो परावर्तन के कारण आप अपने को देख पाते हो। लेकिन अपवर्तन का अपने दैनिक जीवन में कोई ऐसा उदाहरण बताओ सर जो अपवर्तन का मतलब उदाहरण हो। तो देखो बच्चों, यदि आप शुद्ध पानी ले लो किसी बर्तन में और उसमें एक छोटा सा बर्तन पात्र डाल दो, जैसे मान लीजिए 1 बाल्टी पानी ले लो और उसमें लोटा डाल दो अंदर, लोटा हमें दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है? ये अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। लोटा अंदर है फिर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रकाश किरण पहले एयर में थी, वायु में, फिर जल में प्रवेश कर गई। कांच, खिड़की में कांच लगा हुआ है, हमें खिड़की से बाहर की वस्तु भी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यहां से यदि प्रकाश किरण चली होगी और वहां से चली होगी तो कांच को भी पार कर गई होगी, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई, ठीक है। तो ये बच्चों आपका अपवर्तन कहलाया। यदि प्रकाश किरणें सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस हो जाती है तो वो परावर्तन है, लेकिन उसी माध्यम में वापस न लौट करके दूसरे माध्यम में विचलित हो जाना, वो आपका अपवर्तन है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है बच्चों, ज्यादा सोचना भी नहीं है ना। अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके इनको पढ़ना है, रटना भी नहीं है। मैंने कहा कि प्रकाश किरण आई, किसी सतह से टकराई और वापस चली गई, वो परावर्तन है। लेकिन जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, लेकिन मतलब दूसरे माध्यम में चली जाती है, ये अपवर्तन है। अपवर्तन का उदाहरण बढ़िया मैंने बताया कि एक बड़े से पात्र में पानी ले लो, एक छोटा सा बर्तन डाल दो, है ना। बर्तन के मतलब पानी के अंदर जो बर्तन है वो हमें दिखाई देता है। नदी में शुद्ध पानी हो, है ना, तो नीचे का रेत भी हमें दिखाई दे जाता है ना। यदि आप लोग एक छड़ी भी उस पानी के अंदर डाल दो तो दिखाई दे जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि प्रकाश किरण एयर से जल में यानी वाटर में भी चली गई, इस कारण से हमें दिखाई देती है बच्चों। तो अपवर्तन की कहानी आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि जब प्रकाश किरण बच्चों, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं फिर बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मान लीजिए बच्चों मैं कहता हूं कि यहां पे आपका वायु है, क्या है? वायु। क्या है फिर बच्चों? वायु। और यहां पे मैंने कह दिया कि कांच ले लिया, क्या ले लिया? कांच ले लिया। और फिर से यहां पे वायु है, फिर से माध्यम क्या हो गया? वायु हो गया। अब प्रकाश किरण मान लीजिए ये बीच में खिड़की फंस गया, इधर भी वायु है, इधर भी वायु है, कमरे के अंदर भी वायु, कमरे के बाहर भी वायु है। अब कैसे होगा? चलो भाई, प्रकाश किरण यहां से चली, भाई प्रकाश किरण यहां से चली, अब उसी माध्यम में नहीं लौटेगी, क्योंकि यहां पे एक अभिलंब है प्यारे बच्चों। क्या है? अभिलंब। वो अभिलंब कुछ इस तरीके से है, अभिलंब इस पर है, ये अभिलंब हो गया।
अब प्रकाश किरण जैसे ही बच्चों ये आपतन कोण है, ये सबको पता है कि प्रकाश किरण जिस कोण से आपतित होती है विलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपतन कोण है। यहां पे अपवर्तन होगा, दूसरे माध्यम में जाएगा तो ये प्रकाश किरण ऐसे कुछ विचलित हो गई, यहां पे बन गया बच्चों आर। ये यहां पे नहीं रुकती, ये आगे जाकर के सीधे दूसरे सतह पे भी टकराएगी और यहां पर भी प्यारे बच्चों क्या होगा, एक अभिलंब होगा और फिर से प्रकाश किरण इस दिशा में चली जाएगी। तो यहां पे जो आई था ये आई ही हो जाएगा बच्चों, यहां पे जो आर है यहां पे आर ही बनेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि आर यहां पे एक प्रकार से आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये दो समांतर है तो कोण बराबर होते हैं। फिलहाल अभी आप समझो कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि चली जाए तो वहां पे जो परिघटना बच्चों एक अपवर्तन का उदाहरण बताता है। तो सिंपल है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, हम बताएंगे कि जैसे आप लोग सोचोगे कि आयत सर थोड़ा टेढ़ा हो गया फिर ये दूर चला गया, ये आपका वायु जो है विरल था प्यारे बच्चों, क्या था, विरल था। क्या था, विरल। और यदि कांच की बात करें बच्चों ये सघन है, क्या है, सघन है। क्या है बच्चों, सघन है। क्या है, सघन है। तो जब विरल से सघन में जाता तो अभिलंब के पास किरण झुकती है और जब सघन से विरल में जाता तो अभिलंब से दूर हटता है। वैसे भी आप सबको पता होगा कि विरल है ना, मतलब खाली जगह है, खाली जगह में कहीं भी प्रकाश किरण को जाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा विलंब से दूर हट के बात करता है। लेकिन जहां पे घनिष्ठता है तो बोलता है विलंब से हम बंधे रहेंगे, हम दूर नहीं जाएंगे, नहीं पता चला कहीं गुम जाए, भीड़ भाड़ जगह है, इसलिए विलंब के पास हो जाता है। सीधा सीधा अपने दैनिक जीवन में रिलेट करके याद करो कि ये विरल में क्यों दूर दूर था, क्योंकि विरल में हमें घूमने का टेंशन नहीं रहता, भीड़ भाड़ कम है, बढ़िया फैल कर चलता है प्रकाश किरण। लेकिन जैसे ही सघन में प्रवेश करता है भीड़ भाड़ ज्यादा है तो भाई अभिलंब उसका साथी है, बोलता अभिलंब तेरे पास ही चिपक के चलूंगा, नहीं तो कहीं गुम ना जाऊं। इसीलिए बच्चों जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के पास झुक जाती है, क्योंकि विरल से सघन में जाने से सघन में एक डर बना रहता है कहीं हम गुम ना जाए। ऐसे में कभी आपको भूलेगा नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए सर आज आगे बात करते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम है प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आप लोगों को समझना क्या है, सबसे पहले समझना है कि एक पृष्ठ है, पृष्ठ में आप लोगों ने कहा कि सर प्रकाश किरण इस तरीके से आपतित होती है, आपतित होती है अभिलंब के पास या अभिलंब से दूर चली जाती है। जैसे मैंने कहा ये वायु है प्यारे बच्चों, क्या है, वायु है, ये वायु है, इधर माध्यम क्या है, वायु है, यहां पे आपतन कोण आई बना और इधर मैंने कहा जल है, जल भी थोड़ा सा सघन है तो अभिलंब के पास थोड़ी सी आ जाती है बच्चों और इस कोण को बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर। ज्यादा ही पास आ गया कोई बात नहीं है, यहां पे ऐसा कर दो, है ना, ऐसा थोड़ा सा झुक गया, ये आर है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो प्रकाश किरण पी से चली है ना, यहां पे कोई बिंदु ले लेते हैं, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, यहां से हम पी ले लेते हैं, यहां पे हम क्यू ले लेते हैं और यहां पे हम आर ले लेते हैं और एम एन को क्या है बच्चों, एम एन क्या लेते हैं, अभिलंब ले लेते हैं, वो अपने ही ऊपर है, एम एन क्या है, अभिलंब है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो प्रकाश किरण आती है इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं फिर बच्चों, आपतित किरण। क्या कहलाएगी, आपतित किरण। सही है कि नहीं, आने वाली किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण। और अपवर्तन के बाद जो किरण मिलती है बच्चों, ये किरण जो आई है इधर ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। कौन सी किरण प्यारे बच्चों, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण थे बच्चों, ये अपवर्तित किरण। और अभिलंब, ये अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में है कि नहीं, जरा बताओ। ये आपका अभिलंब है, तीनों के तीनों एक ही तल में है कि नहीं, एक्स बाई एक तल हो गया। तो यदि आपतित किरण पी क्यू की बात करें, क्यू और अपवर्तित किरण एम एन जो है बच्चों, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। यही चीज बोला गया कि आपतित किरण, देखो बच्चों आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अंतरा पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ये आपका पहला नियम है। और परावर्तन के नियम में भी यही बताया गया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यहाँ पे अपवर्तन है, प्रकाश किरण भले दूसरे माध्यम में चली जाती है लेकिन तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। यानी आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन हो रहा ना इसलिए अपवर्तन कोण है यार, और आपतन कोण है। ठीक है बच्चों, आपतन कोण और अपवर्तन कोण में भी एक निश्चित रेशियो होता है। उसे स्नेल साहब ने बताया था कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण में एक निश्चित अनुपात होता है। तो आपतन कोण की ज्या
यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं बच्चों। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, ज्या मतलब साइन होता है, और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का वर्तनांक कहते हैं। ये दूसरा नियम बच्चों, इसे म्यू से दर्शाते हैं, इसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। किसका नियम? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, स्नेल का नियम, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक अपवर्तनांक के बराबर होता है, यही स्नेल का नियम है। तो ये आपके बच्चों अपवर्तन के दो नियम हो गए, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। मैं आप लोगों से गुजारिश यही करता हूं कि जितना मैं कराऊं एक एक पॉइंट आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाते चले। नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, यदि नोट्स आपको लेना है तो शिव सर के द्वारा मात्र 100 रुपए लिए जाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685919149, मेरा पर्सनल नंबर है। सारा चीज नोट्स में मेंशन रहता है, 9685919149। ओके, चलिए बात करते हैं बच्चों, जैसे प्रकाश किरण, सर ये आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तनांक के बाद और आगे भी बात करेंगे, लेकिन प्रकाश किरण जैसे वायु से जल में गया तो अभिलंब से थोड़ा सा पास आ गया, लेकिन जल से वायु में जाता तो अभिलंब से दूर चला जाता। इसी आधार पर ये माध्यमों को बच्चों दो भागों में बांटा गया है कि माध्यम को दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है विरल, क्या होता है बच्चों? विरल, है ना, और एक तो होता है सघन, क्या? सघन। ठीक है, अब देखो जल के अपेक्षाकृत वायु के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए इसके अपेक्षा में ये विरल है, लेकिन वायु के अपेक्षा यदि जल की बात करें तो इसके अणु पास पास होते हैं, इसलिए सघन है। इसलिए बच्चों माध्यम को हमने बांटा है, माध्यम को दो भागों में बांटा है कि माध्यम बच्चों दो भागों में होता है, प्रकाश के तुलनात्मक रूप से या प्रकाशिक घनत्व के तुलनात्मक रूप से इसको दो भागों में बांटते हैं बच्चों। एक तो होता है विरल माध्यम, एक तो होता है सघन माध्यम। क्या? जिसका बच्चों विरल माध्यम किसे बोलेंगे, है ना, जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से कम होगा, घनत्व जिसका कम होगा वो विरल माध्यम होगा, और जिसका प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक होगा बच्चों उसे सघन माध्यम में कहेंगे। जैसे सिंपल अभी मैंने जस्ट बताया कि वायु जो है जल के सापेक्ष क्या है? विरल माध्यम है। वायु जो है कांच के सापेक्ष जो है विरल माध्यम है, लेकिन वहीं पे जल जो है बच्चों वायु के सापेक्ष में, जल जो है वायु के सापेक्ष में सघन है ना। और यदि मैं कांच की बात करूं, कांच जो है सघन है, जल से भी सघन है और वायु से भी सघन है। तो इनको दो भागों में बांटा गया है, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक तो विरल माध्यम जिसका घनत्व कम होता है, जैसे कांच की तुलना में वायु का घनत्व कम होगा, जल की तुलना में वायु का घनत्व कम होगा। यदि वहीं पे बात करें बच्चों सघन माध्यम में, तो कांच के अणु पास पास होंगे तो जल के तुलना में भी ज्यादा होगा, वायु के तुलना में भी कांच का घनत्व ज्यादा होगा, जल का घनत्व वायु की तुलना में ज्यादा होगा। तो जिसके अणु पास पास होंगे प्रकाशिक घनत्व उसका अधिक होगा बच्चों, उसे ही हम सघन माध्यम कहते हैं। और हमेशा तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। एक सिंगल माध्यम है उसको हम नहीं कह सकते कि सघन या विरल, लेकिन दो माध्यम है और दो माध्यम में उनकी तुलना करेंगे तब तो पता चलेगा कि इसके अपेक्षा ये सघन है। कांच और जल हमने ले लिया, तब तुलना किया कि जल की अपेक्षा कांच सघन है, लेकिन जल जो है कांच की अपेक्षा विरल है। बिना दो माध्यमों की इनकी तुलना करना संभव नहीं है। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर, सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों यहां पर कि जब प्रकाश किरण, थोड़ा सा एक दो पॉइंट यहां पे तैयार रखना कि जब प्रकाश किरण प्यारे बच्चों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, या विरल से सघन में जाती है, आपका माध्यम हो गया, तल हो गया, तल आपका एक्स वाई प्यारे बच्चों। तो पहला पॉइंट यहां पे लिखा गया कि जब प्रकाश किरण विरल से, विरल मतलब यहां पे वायु है प्यारे बच्चों, क्या है? वायु, वायु मतलब विरल है, क्या है? विरल। जब प्रकाश किरण वायु से प्यारे बच्चों, वायु से, कहां से? वायु से, वायु से, ये आपका अभिलंब है। वायु से कहां जा रहा है? मान लीजिए मैं बात करता हूं कांच में ही जा रहा है, क्या बच्चों? कांच में, यानी यहां पे ये सघन में जा रहा है, सघन में जा रहा है, ठीक है। तब ये अभिलंब की ओर झुक जाता है,
अभिलंब की ओर झुक जाता है, यानी ये आपका आई था प्यारे बच्चों और ये आपका आर हो गया, मतलब विचलित हुआ है, अभिलंब के पास हुआ है, तो इसलिए इसका जो विचलन है प्यारे बच्चों आई में आर को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि आई ज्यादा है आर कम है, तो कितना डिफरेंस आया, घटा करके इनका विचलन निकालते हैं। तो जब प्रकाश किरण बच्चों विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये नोट डाउन कर लेना। इस स्थिति में बच्चों यहां पे जो आपतन कोण है, ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण है, आपतन कोण प्यारे बच्चों, आपतन कोण का मान जो है ये बड़ा होगा किसके? अपवर्तन कोण के। अपवर्तन कोण यहां पे लिख देता हूं, अपवर्तन कोण के। सही है कि नहीं? अपवर्तन कोण के बड़ा होगा। ऐसे स्थिति में बच्चों, ऐसे स्थिति में यहां पे मैं बात करूं कि म्यू का मान 1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि देखो ना जरा, साइन आई बटा साइन आर है ना। अब ये भाई यहां पे बराबर म्यू होता है, क्योंकि आई का मान बड़ा है, आई का मान आर से बड़ा है, तो म्यू का मान डेफिनेट है बच्चों। जैसे ऊपर वाला मान बड़ा हो तो हमेशा हमेशा जो वैल्यू है ऊपर वाला यदि 1 से बड़ा है, ऊपर वैल्यू नीचे से बड़ा है तो हमेशा 1 से ज्यादा मान आएगा, ये हमेशा याद रखना। तो जब अपवर्तनांक की बात करेंगे बच्चों, अपवर्तनांक की बात करें, ऐसा प्रश्न आ जाए कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक का मान 1 से अधिक होता है। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है, क्योंकि आई का मान अधिक होता है और आर का मान कम, ऊपर का मान अधिक है नीचे का मान कम। ऐसी स्थिति में बच्चों हमेशा यदि ऊपर का मान मान लीजिए 11 है, नीचे का मान 10 है, अब भाग दोगे तो 11 में 10 का भाग दोगे तो 1 से अधिक ही आएगा, 12 में 10 का भाग दोगे 1 से अधिक ही आएगा। यदि ऊपर का मान बड़ा है तो हमेशा वैल्यू 1 से अधिक ही आएगा। समझ में आ गया कुछ? कि जब भी ऊपर का वैल्यू बड़ा है, आई का मान यदि बड़ा है तो निश्चित ही म्यू का मान 1 से ज्यादा आएगा। इतना आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। ओके, इसके अपोजिट में सर, इसके अपोजिट में जब प्रकाश किरण उल्टा हो जाए, प्रकाश किरण कैसे हो जाए? उल्टा। ये माध्यम अपना प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से आ रही थी और अभिलंब भी होगा, इसका अभिलंब है कुछ इस तरीके से। अब प्रकाश किरण इस बार दूर हट गई, ये आपका बच्चों आई था, ये आपका था आर, ये इस बार कांच था। क्या था बच्चों? कांच। कांच मतलब सघन, कांच मतलब सघन। और इस बार वायु में प्रकाश किरण प्रवेश किया बच्चों, वायु मतलब विरल, वायु मतलब विरल। इस बार जो आई का मान है वो छोटा है आर से, मतलब प्यारे बच्चों यहां पे मैं आपसे कह दूं कि साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है म्यू। क्योंकि आई का मान इस बार छोटा है, आई का मान छोटा है किससे? आर से, तब म्यू का मान 1 से छोटा आएगा। यदि ऊपर का वैल्यू छोटा है, जैसे 9/10 करेंगे, 9 में 10 का भाग देंगे 1 से कम आएगा। ऊपर का मान पॉइंट में भी कम है तो भी 1 से कम आएगा। मान इतना नोट डाउन कर लो, ऊपर का मान 1 से भी कम है, मैंने सिंपल सा 9/10 कर दिया, 9 में 10 का भाग दो बच्चों, 0.9 के आसपास आएगा, सीधा सीधा है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, यहां पे जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है तो ये आपका आई का मान छोटा होगा, यानी आपतन कोण का मान छोटा होगा अपवर्तन कोण से। और विचलन कोण इसमें भी कैसे निकालेंगे? तो अधिक वाले में से, आर वाले में से आई को घटाएंगे, अधिक वाले में से कम वाले को घटा देते हैं तो ये विचलन आ जाता है बच्चों। कभी यदि फार्मूला पूछ दिया गया तो जीवन में आप लोगों को भूलेगा ही नहीं, क्योंकि एक एक पॉइंट पढ़ते जा रहे हो। और आगे अब पढ़ेंगे बच्चों अपवर्तनांक के प्रकार। अभी आपने क्या पढ़ा कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जिसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक को 2 भागों में बांटा गया है। मैंने बोला आप लोगों से कि भाई कोई माध्यम सघन या विरल है, हम कैसे डिफाइन करते हैं? जब 2 माध्यमों को लेकर चलते हैं। ऐसे बच्चों हम अपवर्तनांक की बात करते हैं कि क्षमता, एक प्रकार से अपवर्तन होने की क्षमता अपवर्तनांक बताता है। समझ में आई बात? यहां पर देखो जरा, यहां पे ये बोला कि ये अपवर्तनांक का मान देखो ना जरा, जब प्रकाश किरण बच्चों सघन से विरल में जा रही थी, सघन से विरल में जा रही, देखो ना सघन से विरल में गई
तो अपवर्तनांक की क्षमता जो 1 से कम है, लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों जब विरल से सघन में गई तो 1 से अधिक है, इसकी पावर को बताता है। जैसे कांच का अपवर्तनांक 1.5 के आसपास था बच्चों, याद रखना आप लोग, कांच का अपवर्तनांक 1.5 रहता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 रहता है। तो हमने ये बोलना चाहा भाई कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो I और R पर निर्भर करता है उसका अपवर्तनांक। अब ये जो अपवर्तनांक भी है ना बच्चों, वो किन्हीं दो माध्यमों के बीच डिफाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ की अपवर्तनांक किसी निर्वात की अपेक्षा तुलना करेंगे तो उसको हम निरपेक्ष बोलेंगे। निर्वात की अपेक्षा, किसी माध्यम नहीं, निर्वात, निर्वात मतलब खाली। निर्वात के सापेक्ष हम किसी की तुलना करेंगे तो वो आपका निरपेक्ष होगा। लेकिन जब किसी कांच की तुलना में वायु की, या वायु की तुलना में कांच की, या कांच की तुलना में जल की, या जल की तुलना में कांच की, या जल की तुलना में वायु की, या वायु की तुलना में कांच की, ऐसे जब हम माध्यमों के बीच कंपेयर करेंगे वो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। लेकिन जब प्यारे बच्चों यदि कह देंगे सिंपल सा कि निर्वात की तुलना में, निर्वात मतलब किसी माध्यम के बिना, और माध्यम किसी माध्यम के बिना मतलब कोई माध्यम नहीं है, समझ रहे हो ना। तो यहां पर बोला गया कि अपवर्तनांक दो प्रकार के होते, एक निरपेक्ष और दूसरा सापेक्ष। निरपेक्ष का मतलब है कि जब कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु या निर्वात से बच्चों, निर्वात मतलब कोई नहीं है ना, निर्वात से, तो उस माध्यम के अपवर्तनांक को हम क्या बोलते हैं बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। याद रखियो आप लोग, जिसे म्यू बराबर क्या बोलेंगे, साइन आई बटा साइन आर। सर वही चीज तो था, बार बार क्यों लिख रहे हो, वही चीज तो था अपना, कि वायु निर्वात के सापेक्ष यदि हम तुलना कर रहे हैं बच्चों, वायु निर्वात के सापेक्ष तुलना करेंगे तो निरपेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन जब किसी माध्यम के सापेक्ष तुलना करेंगे, है ना, यहां पे आगे देखना कि सापेक्ष अपवर्तनांक देखना बच्चों, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, यहां पर सीधा दो माध्यम होना चाहिए। ठीक, चलो यहां पर बच्चों पहले माध्यम के प्रकाश के वेग की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग की चाल के अनुपात को, है ना, जैसे 1 μ2 बराबर होगा v1 अपान v2, एक फार्मूला ये भी होता बच्चों। यहां से आंकिक क्वेश्चन आ जाता है कि पहले माध्यम प्रकाश किरण ऐसी थी बच्चों, एक माध्यम में चली, ये आपका यहां पे अपवर्तन हो गया, यहां पे बच्चों I है, यहाँ पे R है, प्रकाश का वेग v1 था, प्रकाश का वेग v2 था। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल का अनुपात को पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो 1 μ2 बराबर v1 अपान v2 होता है। एक चीज यहाँ पे भी बच्चों कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल c से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी वायु या माध्यम में c को रिप्रेजेंट करते हैं और बच्चों यदि माध्यम का वेग या चाल होगा v, तो यहाँ पे एक फार्मूला सूत्र रूप में c बटा v भी होता है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष। निरपेक्ष का मतलब वायु और निर्वात के सापेक्ष तुलना कर दें बच्चों, और सापेक्ष मतलब किसी माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की तुलना कर दें। ठीक है, और आखिरी में जो हमारा पॉइंट आ रहा बच्चों, जो हम अब बात करने वाले हैं, है ना, इसकी निर्भरता के बारे में बच्चों, इसकी निर्भरता के बारे में। यहां तक क्लियर है, इसकी निर्भरता के बारे में। अपवर्तनांक किन किन पर डिपेंड करता है, तो बोले सर अभी तो हमने पढ़ा कि अपवर्तनांक को हम दो भागों में बांटते हैं, एक सापेक्ष एक निरपेक्ष। जब निर्वात की तुलना में तुलना करते हैं, निर्वात में निरपेक्ष, निर्वात मतलब कोई माध्यम नहीं, उसकी तुलना में हम बात कर रहे हैं तो निरपेक्ष। लेकिन जब हम जल की तुलना में कांच की कर लेते हैं मतलब उसको सापेक्ष। तो ये माध्यमों की जोड़ी पर निर्भर करता है, पहला पॉइंट माध्यमों के जोड़ी पर। और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि विरल से सघन में जा रहा है, तो विरल से सघन में जा रहा तो अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। मैंने आपको बताया था कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो 1 से अधिक होगा, किंतु बच्चों सघन से विरल में जाएगा तो 1 से कम होगा। बोलो सर ये चीज आपने कहां पे समझाया था, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं हम आप लोगों से, एक एक पॉइंट समझा रहे हैं प्यारे बच्चों। मैंने क्या बोला था, जब प्रकाश किरण
विरल से सघन में जाता बच्चों, आई का मान अधिक है, ऊपर का मान अधिक है, नीचे का मान कम है, तो डेफिनेटली म्यू का मान 1 से अधिक होगा, म्यू का मान 1 से अधिक होगा। मतलब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी बच्चों तो अपवर्तनांक 1 से अधिक होगा। इसलिए बोला जाता है अपवर्तनांक की जो निर्भरता है वो किस पर निर्भर करता है कि माध्यमों की जोड़ी पर निर्भर करता है। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपवर्तनांक कैसे डिफाइन होगा, ये माध्यमों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। आपतन कोण का मान अधिक है, सिंपल है, तो अपवर्तनांक जो है 1 से अधिक आएगा। लेकिन आपतन आई का मान यदि 1 मतलब कम है बच्चों, आर की अपेक्षा कम है, तो बच्चों अपवर्तनांक 1 से कम आएगा। समझ में आई बात? अपवर्तनांक 1 से कम आएगा। दूसरा बच्चों माध्यम के घनत्व पर, वाह सर घनत्व पर निर्भर करता है। विरल से सघन में जाएगा तो 1 से अधिक आएगा, विरल है तभी तो उसमें आपतन कोण अधिक होगा। तो भाई जिस माध्यम में प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा उस माध्यम का अपवर्तनांक भी थोड़ा सा अधिक होगा। ठीक है बच्चों, जैसे हम पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम की तुलना करेंगे, मान लीजिए पहले माध्यम की बात करते हैं विरल, दूसरे माध्यम में गया सघन, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक थोड़ा सा क्या बोला गया है कि जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा पहले की अपेक्षा दूसरे का घनत्व भी अधिक हो, मतलब अपवर्तनांक भी अधिक हो जाएगा। यह चीज फैक्ट की बात है। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट बच्चों प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। रंग मतलब रंग बच्चों तरंगदैर्ध्य पर आधारित होता है। ठीक है, रंग के आधार पर मतलब रंगों का तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कम होने पर अपवर्तनांक अधिक होगा, अपवर्तनांक अधिक होगा, तरंगदैर्ध्य कम होगा। मतलब बच्चों तरंगदैर्ध्य का मतलब इस तरीके से रंगों गर्तों के बीच की दूरी ये कम होगी, यानी थोड़ी क्या बोला है तरंगदैर्ध्य कम, तरंगदैर्ध्य कम होगा बच्चों मतलब ये पास पास होंगे। तरंगदैर्ध्य कम होगा मतलब पास बनिए, आवृत्ति ज्यादा होगी, तो जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी तरंगदैर्ध्य कम होगा उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। ठीक है बच्चों, और तरंगदैर्ध्य अधिक होने पर जिसकी आवृत्ति कम और तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी तो उसका बच्चों अपवर्तनांक कम होगा। जैसे दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक, जिसका तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है तो बच्चों बैगनी रंग का तरंग न्यूनतम होता है, इसलिए लाल रंग के लिए अपवर्तनांक न्यूनतम और बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं, बताओ फैक्ट की बात है कि जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक है उसमें अपवर्तनांक क्या होगा बच्चों, तो कम होगा। ठीक, फिर समझना, जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक है उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। समझ में आया? जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक है, जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक है तो अपवर्तनांक कम होगा, और जिसका तरंगदैर्ध्य कम है अपवर्तनांक अधिक होगा। अपोजिट है बच्चों, क्योंकि लैम्डा के सीधे सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंगदैर्ध्य तो सबको पता है ना कि दो सुरंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी बच्चों, दो गर्त यहां पे है ना, तरंग किस रूप में चलती है आप सबको पता है कि सुरंग गर्त के रूप में चलती है। सर तरंग इस प्रकार चलती है सुरंग गर्त के रूप में। ठीक है, तो दो क्रमागत सुरंग, ये सुरंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी है तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य अधिक है इसका मतलब कंपन कम कर रही है, तरंगदैर्ध्य अधिक मतलब कंपन कम कर रही है, तरंगदैर्ध्य कम है मतलब कंपन ज्यादा कर रही है, आवृत्ति ज्यादा है। लेकिन सीधा सीधा बच्चों यदि हम प्रकाश के रंग के बारे में बात करेंगे तो सीधा सीधा अभी आप समझो कि यदि जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक है उसकी अपवर्तनांक कम होगी। जैसे दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक है इसलिए बच्चों इसका अपवर्तनांक कम होगा, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम है इसलिए बच्चों उसका अपवर्तनांक अधिकतम होगा। याद रखिएगा, तापमान पे क्या प्रभाव डालेगा, जैसे किसी माध्यम को गर्म करे तो विरल हो जाता है। ठीक है बच्चों, और प्रकाशिक घनत्व तो कम हो जाएगा, विरल होने से अपवर्तनांक कम होता है, तो सिंपल है ना। देखो विरल का माध्यम मतलब ये है कि कण का दूर दूर हो जाना। अभी आपने पढ़ा कि घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व अधिक है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा, लेकिन वहीं पे फिर बच्चों यदि तापमान बढ़ा दें तो घनत्व कम हो जाता है और अपवर्तनांक भी कम हो जाएगा। तो अपवर्तन से संबंधित सारे तथ्य यहां पे कंप्लीट होते हैं, और कांच का अपवर्तनांक 1.5 याद करके रखना मेरे बच्चों। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जानते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत पर। ठीक, चलो बाकी ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है, पास आती है, सारी चीजें क्लियर हो गई। और आप लोगों से गुजारिश है कि जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टेक्ट नंबर फिर से एक बार बता देता हूं बच्चों, 9685
9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो कांटेक्ट जरूर करें। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम।